गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक कवर करेंगे। जनरली मुझे नहीं लगता कि कोई कवर किया है आज तक। अगर किया हुआ तो मुझे नहीं पता है। ये है लैटिन वर्ड्स यूज्ड इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, और ये मैं इसलिए कंबाइन कर रहा हूँ क्योंकि जितने कुछ वर्ड्स हैं जो कि जनरली इकोनॉमिक्स में यूज़ होते हैं और उसके मतलब हमें पता नहीं होते हैं, और जनरली मैंने देखा है कि बच्चे खोजते भी नहीं। ठीक है, और वो वैसा का वैसा वहीं पड़ा रह जाता है। तो ये ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं होगा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास और यूनिक क्लास होगा। तो आई होप आप इसको पसंद करिएगा। ये भी आपको पीएससी सिंप्लीफाइड इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा होगा, और उसमें आप शायद यही टॉपिक इसी नाम से मैं डालूँ, लैटिन वर्ड्स यूज्ड इन इकोनॉमिक्स। सबसे बड़ी बात तो है कि चलिए अब देखते हैं भाषण क्यों देना चाहते हैं। सेटेरिस पैरिबस मीनिंग, ये वर्ड जनरली यूज़ होता है। ये वर्ड जनरली यूज़ होता है आपको, जैसे डिमांड में हमने यूज़ भी किया। अगर आप मेरे पुराने क्लास को यूज़ करें सप्लाई में, कि एक लाइन लिख दिया जाता है, उसके बाद सेटेरिस पैरिबस लिख जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑल अदर बीइंग इक्वल। अब ये क्यों रखा गया इस वर्ड के बदले? बस यही लाइन क्यों नहीं लिख दिया जाता है, मुझे नहीं पता। अब कुछ कन्वेंशन होगा, कुछ ट्रेडिशन होगा, मुझे नहीं पता। मुझे बस मीनिंग से मतलब है। क्योंकि आराम से ये लिख दिया जा सकता था, ये क्यों लिखा जा रहा है? इट इज़ यूज्ड टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन अ स्पेसिफिक वेरी। अब इसका अच्छा, ये इसका क्यों करते हैं, लाइक इसका एप्लीकेबिलिटी क्या है? ठीक है, इसका एप्लीकेबिलिटी क्या है कि मान लो तुम्हें जैसे वो अपना डिमांड या सप्लाई लेता हूँ मैं, ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी का। ठीक है, अब मुझे बस इन दो वेरिएबल का रिलेशनशिप को जानना है। तो जनरली जब भी जो दो इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स हैं, उनके बारे में अगर मुझे रिलेशनशिप जानना होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ताकि हमें अदर कंडीशंस को आपको कांस्टेंट स्टैटिक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ते थे, बॉयस लॉ, पास्कल लॉ, ये सब। उसमें हम क्या करते थे कि टेम्परेचर रिमेनिंग सेम, ये इससे रिलेटेड है। वॉल्यूम रिमेनिंग सेम, ये इससे रिलेटेड है। तो ये समझिए काइंड ऑफ ये वही चीज़ है कि हम अदर फैक्टर जैसे डिमांड को, जैसे आपको इनकम, क्वांटिटी को आपको इनकम असर कर सकता है, क्वांटिटी को आपको मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन असर कर सकता है, क्वांटिटी को आपको वो अभी ध्यान में नहीं आ रहा मुझे। मान लो गवर्नमेंट पॉलिसी कर सकता है, वैसे आपको बहुत सारा फैक्टर सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो अलग अलग फैक्टर है। अगर मैं इन फैक्टर को मूव करते रहने दूंगा, तो मैं कैसे डिसाइड कर पाऊंगा कि क्वांटिटी इसके कारण मूव कर रहा है कि प्राइस के कारण मूव कर रहा है? मुझे क्यों जानना है प्राइस के कारण मूव करे, उसी के कारण क्यों नहीं? क्योंकि मुझे क्वांटिटी और प्राइस का रिलेशन अगर हम जान जाएंगे पहले, तो इसी से हमको लॉ ऑफ डिमांड निकलता है या लॉ ऑफ सप्लाई, अब जो बोले। ठीक है, दो अलग अलग लॉ है। ठीक है, अब ये लॉ ऑफ डिमांड इसके फॉर्म में क्यों निकाला, उसके फॉर्म में क्यों नहीं निकाला? बिकॉज दिस इज द मोस्ट यूज्ड इंटरैक्शन, या वाइडली यूज्ड, इंटेंसिफाइड यूज कह सकते हैं आप, कि आप अगर कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो आप सबसे ज्यादा किस चीज को कम या ज्यादा खरीदते हैं? प्राइस पे। तो इसीलिए इसका जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम अदर कंडीशन को कांस्टेंट कर देते हैं, और इसीलिए इस वर्ड का यूज है। जैसे फॉर एग्जांपल, एन इंक्रीज द प्राइस ऑफ कॉफी विल लीड टू अ डिक्रीज। अब जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का यूज कैसे किया गया, कि ये ये वाला जो लाइन दिया गया, ये तभी हम मानेंगे जब अदर कंडीशन सेम हो जाए। ठीक है, तो जैसे इसमें दिया गया है कि कॉफी और टी के बारे में कंपेयर किया गया। ठीक है, तो बेसिकली हमको इस वर्ड का मतलब समझ में आ गया, और ये क्यों चुने हमने, लाइक इसका एप्लीकेबिलिटी क्या है वो हम समझ गए। ठीक है, फिर हम देखते हैं एक्स एंटे। ये भी जनरली यूज होता है। अब इसका मतलब क्या है? एक्स एंटे मीनिंग बिफोर द इवेंट। ये बस आप ये वर्ड से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये है क्या, बिफोर द फैक्ट। तो इसमें पहले पढ़ लेते हैं। इट रिफर्स टू एक्सपेक्टेशंस और प्रेडिक्शन मेड इन एडवांस। के बाद देखिए, फिर देखिए इस पे ध्यान दीजिए, ये पास्ट है, मतलब कि एक ट्रैजेक्टरी हम फॉलो करते आ रहे हैं। ये ट्रैजेक्टरी था हमारा, ये बूंदा बूंदा इसलिए दे दिया है क्योंकि ये बहुत लंबा है, तो इसको बूंदा बूंदा दे दिया। ठीक है, अब प्रेजेंट हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? बिफोर द इवेंट हैपन, मतलब कि ये फ्यूचर अभी हमारा ये हुआ नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कुछ पॉलिसी बना रहे हैं कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रेपो रेट को नीचे करे कि ना करे, या को ओपन मार्केट ऑपरेशन में कुछ करे कि ना करे, फिजिकल पॉलिसी में आपको टैक्स को बढ़ाए कि ना बढ़ाए, जीएसटी लगाए कि ना लगाए, लाइक समझ रहे हैं? हम कुछ कुछ पॉलिसी बना रहे हैं। ठीक है, अब पॉलिसी अगर हम मतलब जीएसटी लगाते हैं, तो ये हमारा जो डेवलपमेंट ऐसे आ रहा था वो ऐसे जाएगा। अगर मॉनिटरी लगाते हैं तो ये ऐसे जाएगा। तो अब हमें चुनना क्या है? हो सके ये पॉलिसी ऊपर है लेकिन इसके कारण और भी इन्फ्लेशन चल जाए, ये नीचे है तो इन्फ्लेशन को कम रखे लेकिन ग्रोथ को भी नीचे रख दे,
तो ये हमें डिफरेंट कंडीशन दे रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा। कंडीशन हम क्या यहाँ पे अभी प्रेजेंट में पॉलिसी लेते हैं, और यही हमें एक्स एंटे वर्ड बताता है कि मीनिंग बिफोर द इवेंट हैपन हम इस वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कुछ अगर एग्जांपल देखें, एक्स एंटे एनालिसिस एम्स टू असेस द पोटेंशियल, एग्जैक्टली पोटेंशियल आउटकम कि वो बी पे जाएगा कि ए पे जाएगा। एक्स जैसे एग्जांपल लिया मैंने, एक्स एंटे फोरकास्ट प्रेडिक्शन फोरकास्ट प्रेडिक्टेड राइज इन जीडीपी फॉर द अपकमिंग फिस्कल ईयर। जैसे ऐसे ही ये लाइन आपको इकोनॉमिक्स में कहीं कहीं मिल जाएगा। तो फिर उस समय इस वर्ड का मतलब ही समझ में नहीं आता कि ये कहना क्या चाह रहा है। अब जैसे आपको ये वर्ड आएगा, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा हम लोग कहीं ना कहीं फ्यूचर जीडीपी के बारे में प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, ताकि हम उसके आउटकम को हम लोग फ्यूचर में देख सके, क्योंकि यहाँ पे एक्स एंटे वर्ड यूज किया गया। ठीक है, ये हम समझ गए। फिर एक्सपोस्ट, ये आपको दूसरा वर्ड है, उसी का दूसरा भाई है, आपको जस्ट उल्टा हो जाएगा इसमें। मीनिंग आफ्टर द इवेंट, आफ्टर द फैक्ट। मतलब जो हम जनरली अपने लाइफ में करते नहीं है कि अरे वो काम नहीं किए होते ना तो ऐसा होता वैसा होता है, समझ लीजिए एक्सपोस्ट आपको वही है। क्यों, देखिए यहाँ देखिए हम प्रेजेंट पे यहाँ है, ठीक है, और ये हमारा पाथ है, मतलब हम ये फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है, अभी फ्यूचर में हम लोग देख भी नहीं रहे, वो एक्स एंटे में क्या कर रहे थे, हम लोग फ्यूचर में देख रहे थे। तो हम लोग यहाँ प्रेजेंट से पास्ट में देखते हैं। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, वही वाला अभी जो मैं आपको बोला कि अरे यार ऐसा करते, तो अरे यार यहाँ पे पता है हम लोग अगर ये वाला, वो जनरली जिस पे होता है पता है, हम यहाँ पे ये वाला स्टॉक अगर खरीद लिए होते ना, तो भाई आज तो हमारे पास इतना पैसा होता। अब यही काम अगर गवर्नमेंट करे तो वो कुछ कि अरे पता है 1991 से पहले 83 में ही अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म ले आए होते तो शायद आज हमारे पास ये होता। अगर हम 2000 में ही अपने आप को ज़्यादा अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग में झोंक दिए होते, तो आज हम इस ग्रोथ पे नहीं रहते, इस ग्रोथ पे रहते। लाइक आप समझ रहे हैं ना कि हम अपने पास्ट के एक्शन को स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं टू सी कि अगर ऐसा किया, ये कर क्यों रहे हैं, ये बेसिकली हम इंसाइट्स के लिए कर रहे हैं। और वो क्यों किया था, वो किया था हमने प्रिडिक्शन के लिए कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो इनसाइट्स में आपको जनरली क्या रहेगा, डेटा बहुत रहेगा, क्योंकि ये पास्ट में हो चुका है। इसमें क्या रहेगा, आपको मॉडल्स रहेगा कि ये मॉडल वो मॉडल जो कि प्रिडिक्ट करे आपको कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द एनालिसिस और इवैल्यूएशन डन आफ्टर एन इवेंट हैज हकर्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स पोस्ट एनालिसिस रिवील्ड दैट द पॉलिसी हैड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो पॉलिसी कभी बना था उसमें लोग ने ये सोचा नहीं था, पॉलिसी मेकर ने ये सोचा नहीं था कि अनएम्प्लॉयमेंट पे भी उसका फर्क पड़ेगा। लेकिन इवेंचुअली अब ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, दैट इज एक्स पोस्ट एनालिसिस रिवील्ड कि अरे वहां पे ये पॉलिसी हमने ले लिया इसीलिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये हमें नहीं करना चाहिए था। ठीक है, या करना चाहिए था, जो भी बेसिकली एनालिसिस है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा वर्ड हो गया। फिर ये मैंने दोनों को कंपाइल कर दिया साथ में कि आपके पास कंपैरिजन बना रहे। तो एक्स एंटे क्या था, बेस्ड ऑन द एक्स एंटे एनालिसिस वी प्रेडिक्टेड द न्यू, वो ये प्राइवेट फर्म के लिए मार्केट विल लीड टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सेल्स। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, द एक्स एंटे इवैल्यूएशन ऑफ द प्रपोज, वही दोनों का एग्जांपल दे रहा हूँ बेसिकली। और ये आप, ये बस आपके रीड के लिए कि आप इस वर्ड से फैमिलियराइज हो सके कि इसको यूज कैसे कर रहे हैं। अगर आता है, जनरली हम तो अपने आंसर में जनरली इसको यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर कुछ करते भी है तो कैसे यूज करना है, तो ये चीज यहाँ पे दिखता है हमें। ठीक है, और दोनों साथ में दे दिया ताकि आपको अभी जो भी पढ़ा है वो आपके दिमाग में फिगर बन जाए। ठीक है, ex ante refers to the analysis and decision making conducted before an event or action, focusing on the prediction and estimates। ये बेसिकली ये ठीक है। Ex post refers to the analysis assessment conducted after an event or action, focusing actual outcomes and data। ठीक है, वही मैंने मॉडल और जो डेटा वाली बात बताई वो यहीं पे हो रहा है। बोथ पर्सपेक्टिव आर एसेंशियल इन इकोनॉमिक्स एनालिसिस टू इन्फॉर्म टू, ये अच्छा वर्ड है कि ये कर क्यों रहे, ताकि हमारा इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो सके। अब जैसे मैंने वो अनएम्प्लॉयमेंट वाला एग्जांपल दिया आपको एक्सपोस्ट में, तो वो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि फ्यूचर में कल को वैसा ही पॉलिसी फिर से बनता है अगर, तो हम उस पॉलिसी को, उस इनसाइट को अंदर एब्जॉर्ब करके ही बनाएंगे। क्यों, क्योंकि फिर हमें ये होगा कि हम फिर से कोई गलती ना करें कि इसमें अनइंटेंडेड अनएम्प्लॉयमेंट या कोई पॉवर्टी या कोई भी अदर एक आपको आउटकम आ जाए जो कि हम नहीं चाहते। ठीक है,
प्राइमा फेसी, ये तो आप इकोनॉमिक्स में ही क्या पॉलिटी में भी सुनते होंगे और 2-3 जगह पे भी सुनते होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग एट द फर्स्ट साइट और ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब कि जस्ट अभी हम देखते हैं तो हमको क्या लगता है, इट रेफर्स टू अ जजमेंट और डिसीजन बेस्ड ऑन द इनिशियल एविडेंस और अपीयरेंस। जैसे यहाँ पे मैंने आपको क्या दिया कि कटहल का अचार, तो ये आपको देखने में कटहल का अचार लग रहा है कि नहीं लग रहा मुझे नहीं पता, तो प्राइमा फेसी इट लुक्स लाइक कटहल का अचार या प्राइमा फेसी इट लुक्स लाइक आम का अचार। अब अलग अलग आदमी अलग अलग व्यू दे सकता है, तो प्राइमा फेसी का यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि अ, आप पहला व्यू क्या बनाते हैं ऑन ऑब्जर्विंग सर्टेन सेट ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये प्राइमा फेसी हो गया। फॉर एग्जाम्पल, प्राइमा फेसी एविडेंस सजेस्ट अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द एजुकेशन लेवल्स एंड द इनकम। अब इस ये लाइन का क्या मतलब हुआ कि अभी हम लोग कह तो नहीं सकते हैं कि एजुकेशन और इनकम में वेल एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप है कि नहीं है, लेकिन हम जनरली ऑब्जर्व किए हैं कि हर वो गांव या शहर में जहां लोग पढ़े होते हैं वहां का इनकम ज्यादा है। तो ये जो हम ऑब्जर्व किए लाइन बोला, इसी का लैटिन वर्ड है कि प्राइमा फेसी। अब इसी का जो वेल एस्टैब्लिश्ड एक मेथड मेथड के थ्रू रिसर्च होगा और फिर आपको ये एस्टैब्लिश होगा, तो फिर यहाँ पे प्राइमा फेसी वर्ड नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ वो प्राइमा फेसी नहीं रहा, यहाँ पे वेल एस्टैब्लिश्ड हो गया, रिसर्च हो गया, ठीक है। तो ये हमारा होता है कि जब हम पहला ओपिनियन जब बनाते हैं तब इसको वर्ड को यूज करते हैं। फिर लार्जेस्ट फेयर, ये तो हम कर भी चुके हैं क्लास में, इनफैक्ट इसी पे मैंने एक क्लास भी बनाया था कि क्या होता है इसका मतलब। ये होता है मीनिंग लेट इट बी, लीव इट अलोन। अब किसको यार, तो ये बेसिकली मार्केट इकोनॉमी का पार्ट होता है। तो लेट इट बी या लीव इट अलोन बायर एंड सेलर को तो कौन इंटरफेयर कर रहा है, गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रहा है, तो उसी को लार्जेस्ट फेयर बोलता है कि गवर्नमेंट भाई लीव, मतलब इसका वर्ड का मीनिंग बस यही है, लेकिन इंटेंशन किसको बोल रहा है, गवर्नमेंट को बोल रहा है। इट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक पॉलिसी और अप्रोच दैट एडवोकेट्स मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है, अलाउिंग इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस टू ऑपरेट फ्रीली। व्हाट इज लार्जेस्ट फेयर इकोनॉमिक थ्योरी, वही गवर्नमेंट लार्जेस्ट फेयर इकोनॉमिक्स। ये देखिए ये सब फिगर मैं इसलिए जनरली देता हूँ ना, जब यहाँ पे समझा ही दिया तो फिर ये वाला फिगर क्यों दिया हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ क्या? नहीं, ये मैं इसलिए देता हूँ ताकि जनरली मैं देखा हूँ कि जब स्क्रीन पे सिर्फ वर्ड्स आते हैं तो आदमी को याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन वही फिगर आता है तो आदमी थोड़ा इन्वॉल्व होता है और याद करता है, तो हो सके आपको वहां से याद ना हो जाए, यहाँ से याद हो जाए। तो इसीलिए मैं ये सब फिगर डाल देता हूँ, और ये एक स्टूपिड मिस्टेक नहीं होता, ये डेलिबरेट स्टेप होता है, ठीक है। एड वैलोरम, अब एड वैलोरम क्या होता है, मीनिंग अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। मतलब बस अभी इसका अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, मतलब किसी चीज का हम वैल्यू हम पता लगा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। क्या काम करेंगे उस पर हम देखते हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू अ टाइप ऑफ अ टैक्स और टैरिफ दैट इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अ गुड एंड सर्विसेज, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ द गुड ऑफ सर्विसेज क्या है यार, जैसे मान लो फोन, हम जब फोन बोलते हैं तो फोन, सारे फोन तो काम एक ही करते हैं ना यार, वो कोई भी कंपनी का फोन हो, लेकिन एक फोन है जो कि 1.5 लाख का बिक रहा है और दूसरा फोन है जो कि शायद आपको 20,000 का मिल रहा है। दोनों पे आपको यूट्यूब चलता है, दोनों पे बात होता है, लेकिन दोनों का वैल्यू अलग है। तो ये जो टैक्स है, ये जो महंगा वाला फोन होगा उस पर टैक्स आपको अलग वैल्यू देगा कंपेयर टू जो टैक्स है। कंफ्यूज मत करिएगा कि टैक्स रेट आपको हम अलग नहीं बोले, जैसे मान लीजिए, चलिए अच्छा आते हैं उस पर, वो आगे कवर किया है मैंने। टैक्स अमाउंट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, टैक्स अमाउंट नॉट रेट, ठीक है। इंक्रीजेज और डिक्रीजेज प्रोपोर्शनली विद द वैल्यू ऑफ द आइटम बीइंग टैक्स, ठीक है। अभी देखिए ये सब ग्राफ आप में आपको नहीं जाना है, मैंने बस दे दिया कि वो थोड़ा सुंदर लगे और कुछ नहीं। जैसे ये ग्राफ है आपको सप्लाई प्री टैक्स, मतलब कि यहाँ पे अभी टैक्स नहीं लगा। अब मान लीजिए इस पे 10% टैक्स लग गया, ठीक है। तो प्राइस इसका मान लीजिए यहाँ पे कितना है, ये है 10 रुपया, और यहाँ पे इसका प्राइस कितना है, ये मान लीजिए 20 रुपया। यहाँ पे इसका प्राइस कितना है, 30 रुपया। और हर जगह से देखिए ये कॉन्स्टेंटली ऊपर है, एक ही डिस्टेंस पे, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि जैसे ये डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, मतलब कि हर 10 रुपया पे +2 रुपया टैक्स लग गया, 20 रुपया पे +2 रुपया टैक्स लग गया, 30 रुपया पे 2 रुपया टैक्स लग गया, दैट इज इसका दाम बढ़ते गया। तो सप्लाई मतलब प्राइस जो इसका ये है वो ये वाला लाइन आ गया। और जो हमारा आर्ट वैलेरम क्या होता है कि ये जब प्राइस है तो आपको अभी भी टैक्स मान लीजिए 10% लग रहा है इस पे, लेकिन यहाँ प्राइस क्या है आपका 10,
₹10, तो ₹10 पे 10% कितना लगेगा, तो 10/10 एक रुपया हो गया, टैक्स ₹1 लगा। अब आपको यहाँ प्राइस आ गया आपको ₹20। अब अभी भी टैक्स आपको कितना है, 10 ही परसेंट है, लेकिन आपको 20 का 10% कितना होगा, ₹2 होगा। तो अब देखिए, यहाँ का जो यहाँ डिस्टेंस था ये ₹1 था, अब यहाँ से यहाँ वाला डिस्टेंस हो गया वो ₹2 हो गया। और वैसे ही मान लीजिए कितना 20 लिया था ना, ये ₹30 होगा मान लीजिए, तो ये ₹3, तो यहाँ से यहाँ वाला डिस्टेंस ₹3 हो गया। तो ये देख रहे हैं, ये फैलते जा रहा है। तो आपको एड वैलोरम टैक्स बेसिकली क्या हुआ कि आपको जो टैक्स आ रहा है वो कितना अलग होते जा रहा है, पहले ₹1 है, ₹2 है, फिर ₹3 है, मतलब कि ये जितना चीज महंगा होते जा रहा है, ₹10 था, ₹20 था, ₹30 था, उस पर उतना टैक्स बढ़ते जा रहा है। इसमें क्या था कि भले प्राइस महंगा होते जा रहा है, लेकिन टैक्स का अमाउंट नहीं बढ़ रहा। वो क्या डिफाइन कर दिया गया है कि तुम कितना भी महंगा लाओ, सब पे ₹3 टैक्स लगेगा, ठीक है, ये बोल दिया गया। इसमें क्या बोला गया है कि 10% टैक्स लगेगा, तो जितना प्राइस बढ़ते जा रहा है उसका 10% भी बढ़ते जाएगा, तो वो आपको बढ़ते जा रहा है, इसी को एड वैलोरम टैक्स कहते हैं, ठीक है। ये वर्ड आपको जानना, आपको कोई अकाउंटेंट नहीं बनना है, आपको कोई और जब बनिएगा IRS या CAG या कुछ भी, उस समय आपको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन सिंस इकोनॉमिक्स का पार्ट है और जनरली ये सब ऐसे स्किप हो जाता है, इसीलिए मैंने दिया। ग्राफ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ग्राफ मैंने बस इसलिए लिया था कि आपको समझा सकूं, तो ये दिखेगा। अगर मैं इसको बिना लिए आपको समझाता यहाँ पे ऐसे वैसे, तो शायद और भी समझ में नहीं आता, हो सके अभी भी उतना आपको ना समझ में आया हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर से रिपीट करिएगा तो शायद आ जाए, लेकिन अगर नहीं लेता तो और भी नहीं आता, और इसलिए आप ग्राफ पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, वो भाई मैंने एग्जांपल लिया। लेट्स से देयर इज एन एड वैलोरम टैक्स ऑफ 10% ऑल कार्स। इफ अ कार हैज अ मार्केट वैल्यू ऑफ 20,000, द टैक्स अमाउंट विल बी 2,000, 10% ऑफ द ₹20,000। इफ अमाउंट इज तो 30,000, इन दिस केस द टैक्स बर्डन डायरेक्टली लिंक टू द वैल्यू ऑफ कार, क्योंकि 20,000 था तो 2,000 आया, 20,000 जो भी था, और दाम बढ़ गया तो टैक्स भी बढ़ गया, ठीक है। तो यही होता है आपको एड वैलोरम टैक्स। और स्पेसिफिक ये करवाऊं कि ना करवाऊं, ये छोड़ दो, क्योंकि ये लैटिन वर्ड है नहीं, तो क्योंकि टैक्स वाला चैप्टर जब आएगा तो हम तब करेंगे, ठीक है। तो छोटा ही क्लास था, और मुझे लगता है कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि जनरली इस पर कोई कवर नहीं करता है। और वो आई होप कि मैं सारे वर्ड का सेंस आपको समझा पाया हूँ, और इतना टफ है भी नहीं। और अगर नहीं भी आप जानते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि आपको कोई इकोनॉमिस्ट नहीं बनना, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आने वाला। लेकिन जब पढ़ते ही हैं हम, और तो जानना उसमें खराबी क्या है, ठीक है। तो इस सेंस में मैंने ये वाला क्लास बनाया था। तो आई होप यू लाइक द क्लासेस, शेयर करिए। ये वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपको छुपाना है, बहुत लोग छुपाते हैं इस बात को लेके कि भाई ये नोट्स तो मुझे शेयर नहीं करना। ये नोट्स वो है जो कि आप बाद में दीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो खुल के शेयर करिए।